बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग उसका फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले हमें एक सैम्पल प्रोग्राम दिया गया है, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, नेक्स्ट वन जो है यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स है, और लास्ट टिप्स दी गई हैं जो कि आपके हर लेक्चर के एंड पे दी गई होती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए होते हैं जिनको आप रिमेंबर रख सकें। नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे सैम्पल ऑफ प्रोग्राम जो है उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपने एक प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना है। तो हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम कोड लिखेंगे। सबसे पहले उसने यहाँ पे स्टेटमेंट में ये लिखा है, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स। एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनकी एवरेज एज फाइंड करनी है। प्रॉम्प्ट द यूज़र टू इंटर द एज ऑफ ईच स्टूडेंट, और एजेस हमने कैसे लेनी है, जिनके ऊपर हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमने यूज़र से इनपुट करवानी है। तो यहाँ पे देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये एवरेज एज हमने फाइंड करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट्स की तादाद हमारे पास 10 है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेटमेंट के अंदर एनालाइज करते हुए हम देखेंगे वो ये है कि हमने इनपुट जो करवाना है वो यूज़र की स्टूडेंट्स की एज करवानी है यूज़र से। इन चीज़ों को लेके अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम अपना कंप्लीट करेंगे। देखें सबसे पहले तो हमें यूज़र से जब वैल्यूज़ इनपुट करवानी है जिसकी 10 स्टूडेंट्स की, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे एंड देन फिर हम उनको कैलकुलेट करेंगे, उनको प्लस करेंगे, सबको ऐड करेंगे, फिर हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारी एज कैलकुलेट हो जाएगी। ये सिंपल मैथ का प्रॉब्लम है, इसको ज़्यादा डीपली डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी लॉजिक नहीं है। आपने एवरेज फाइंड करनी है, वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से हम उनको डिवाइड कर देंगे। सोल्यूशन के अंदर इसी चीज़ को उसने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले उसने ये बताया हुआ कि आपको 10 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, वो डिक्लेयर करने के बारे में बताया कि आप डिक्लेयर करेंगे। फिर 2 वेरिएबल्स उसने और डिक्लेयर करवाए हैं, किस पर्पज़ के लिए, एक टोटल एज है और एक एवरेज एज है। टोटल एज में जब हम इनको सबको ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो तब इसको टोटल एज में सेव कर लेंगे और उसके बाद जब एवरेज एज फाइंड करेंगे तो टोटल एज को हम 10 से डिवाइड करके जो वैल्यू हमारी एवरेज एज आएगी वो इस वेरिएबल में सेव करेंगे एंड देन फाइनली हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो कहता है कि प्रॉम्प्ट द यूज़र टू एंटर द एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। तो ये हमने एक यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाना है एज ए इंटरफेस ताकि हम उससे कम्युनिकेट करें, उससे हम वैल्यूज़ इनपुट करवाएं और फिर देन उनके ऊपर कैलकुलेशन कर सकें। तो इसके लिए हमें सी आउट स्टेटमेंट लिखनी होगी जो कि पहले भी हम देख चुके हैं कि हम कीबोर्ड अपनी स्क्रीन के ऊपर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम सी आउट आउटपुट स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं उसको यूज़ करते हुए हम कोई भी स्टेटमेंट या अपना मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसने पॉइंट्स कुछ बताए हैं, वो ये है कि हमारी ये स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, यूज़र उसको अंडरस्टैंड कर सके थॉरली एंड करेक्टली। इस सारी बात का मकसद एक है जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपका यूज़र जो है उसके लिए आप जो इंटरफेस बनाएंगे वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। आप उसको जो बात कम्युनिकेट करें, जो बात कन्वे करें, वो उसको ईज़िली समझ आ सके। तो यहाँ पे हम ऐसी स्टेटमेंट लिखेंगे जो एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, जिसमें आपका जो मकसद हो वो आप क्लियरली मेंशन करें ताकि यूज़र उसको फ़ौरन पढ़ते ही समझ जाए कि मैंने क्या करना है। तो इस चीज़ के लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन देखते हैं कि हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि भाई आप वैल्यू इनपुट करो एज की, या कोई भी हम वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं, तो फिर हम सी इन मेथड जो है हमारा, जिसको हम इनपुट स्ट्रीम कहते हैं, हम उसको यूज़ करते हुए इनपुट करवाएंगे। ये किस तरह वर्क करती है, सी इन का कीवर्ड है, ग्रेटर देन साइन आएगा और उसके बाद राइट साइड पे हमारा वेरिएबल आएगा। इनपुट स्ट्रीम दैट गेट्स द डाटा फ्रॉम द यूज़र एंड असाइन इट टू द वेरिएबल ऑन इट्स राइट साइड, कि ये यूज़र से डाटा जो भी कीबोर्ड से इंटर किया जाएगा गेट करेगा और राइट साइड पे मौजूद वेरिएबल में सेव कर दिया जाएगा। ये इसकी वर्किंग है। अभी हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर इन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे और वहाँ पे आपको मज़ीद ये प्रैक्टिकली देख के समझ आ जाएगी। मज़ीद आगे जितना भी ये आपका कंटेंट है इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, वो हम वहाँ पे प्रोग्राम के अंदर जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। ये उसने तमाम एजेस को ऐड किया है, टोटल एज के वेरिएबल में सेव किया है, फिर एवरेज एज फाइंड कर रहा है 10 से डिवाइड करके टोटल एज को, और देन हमारी एवरेज एज फाइंड होगी तो उसने तब भी यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है। किस तरह कि ये उसने स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, सी आउट द एवरेज एज ऑफ अ स्टूडेंट, ये डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज की हुई है और ये फिर लेस देन साइन लगा के ये उसने एक वेरिएबल डिस्प्ले करवाया है। तो इसका उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने भी पहले भी आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हैंस द स्ट्रिंग इनक्लोज इन द कोटेशन मार्क्स। ठीक है, जो स्ट्रिंग आपने कोटेशन मार्क्स में क्लोज की है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है,
इस चीज़ के लिए वो कहता है विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन एज इट इज़। ये ऐसे कि जैसे आप लिखेंगे, जो मैसेज आप लिखेंगे, जो भी आप जहाँ पर स्ट्रिंग इंटर करेंगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू ऑफ एवरेज एज, ये जो एवरेज एज है इसकी वैल्यू प्रिंट होगी और स्क्रीन के ऊपर। क्यों? जो भी आपका डाटा कंटेंट डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है वो एज ए कैरेक्टर स्ट्रिंग कंसिडर होता है, कांस्टेंट स्ट्रिंग हमारी ये होती है, तो वो अपना डाटा जो भी इसमें लिखा होता है आउटपुट करवा देता है। लेकिन हम वेरिएबल्स को विदाउट डबल कोट्स लिख रहे होते हैं और वो अपनी वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम था। अब हम चलते हैं यहाँ पे डेव C++ में इस प्रोग्राम को देखते हैं और इसको रन करके इसका आउटपुट भी चेक करते हैं। पहले ये मैं चीज़ आपको बता चुका हूँ, ये हमारी लाइब्रेरी या हेडर फाइल्स ऐड है, ठीक है, आईओ स्ट्रीम की इनपुट आउटपुट के लिए, और ये भी उसी का हिस्सा समझ लें। आपने यूजिंग नेम स्पेस std ऐड करना है। यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट हो जाएगा। ये इसकी ओपन पैरेंथेसिस है और इसी तरह ये एंड पे क्लोज। सबसे पहले हमने 10 वेरिएबल्स लेने हैं। किस पर्पज़ के लिए? क्योंकि हमें 10 स्टूडेंट्स की एजेस इनपुट करवानी है, वो हम इन वेरिएबल्स में सेव करेंगे। फिर 2 और वेरिएबल हमने डिक्लेयर की हैं। किस पर्पज़ के लिए? कि हमने टोटल एज भी फाइंड करनी है, फिर उसमें से एवरेज एज फाइंड करनी है, तो वो हम इन 2 वेरिएबल्स में सेव करेंगे। ये हमने कमेंट किया हुआ है, ये भी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हम अपने प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का क्या मेथड है कि किसी भी लाइन के स्टार्ट में आप 2 टाइम ये स्लैश लाइन लगाएंगे तो वो कमेंट्स होती है। इसी तरह कमेंट, ये एक लाइन सिंगल लाइन कमेंट है। आप ब्लॉक कमेंट भी कर सकते हैं, वो मेथड थोड़ा डिफरेंट है कि आप उसमें ये चीज़ यूज़ करते हैं कि यहाँ पे आपने ये स्टार्ट करना है और यहाँ पे इस तरह आपने क्लोज करना है। इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा जाएगा वो एज ए कमेंट जो है वो कंसिडर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वही इंटरफेस यूज़र को दिया है कि उसको एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, प्लीज़ एंटर द एज ऑफ स्टूडेंट 1। ये मैसेज डिस्प्ले होगा तो सी इन की मदद से हम यूज़र से इनपुट लेंगे। यूज़र जो भी तब वैल्यू एंटर करेगा वो इस वेरिएबल जो कि इसकी राइट साइड पे मौजूद है उसमें असाइन हो जाएगी। सेकंड बिल्कुल इसी तरह हम दोबारा उसको अगला मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि सेकंड स्टूडेंट के लिए एज एंटर करो, वो इंटर करेगा तो इस वेरिएबल में सेव सी इन की मदद से हम इसको गेट कर रहे होंगे। और फिर इसी तरह हमने 10 के 10 स्टूडेंट्स की एजेस जो हैं वो हमने इनपुट करवा लेनी है। सी आउट किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है? यूज़र को एक इंटरफेस, एक मैसेज प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम उसको कम्युनिकेट करें कि क्या चीज़ हम उससे चाह रहे हैं। और सी इन की मदद से हम यूज़र की वैल्यू जो कि वो कीबोर्ड से इंटर कर रहा होता है उसको हम इनपुट करवाते हैं प्रोग्राम में, और यहाँ पे जो भी वेरिएबल इसकी राइट साइड पे दिया गया होता है उसको असाइन कर दी जाती है। अब हमारे पास एजेस 1 से लेकर एज 10 तक तमाम वेरिएबल्स के अंदर एक एक वैल्यू जो यूज़र इनपुट करेगा सेव हो चुकी होगी। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करनी है। एवरेज एज हम डायरेक्टली नहीं फाइंड करते, उसके लिए पहले हमें उन तमाम एजेस को या तमाम वैल्यूज़ को हमें ऐड करना होगा। तो उसके लिए ये हमारे पास एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है। यही मैथ में भी सिंपल हम इसी तरह करते हैं। हम वही चीज़ यहाँ पे एडिशन का साइन ही यहाँ पे यूज़ होगा, एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएंगे? हम एज 10 तक जाएंगे। तमाम एजेस को हम ऐड करेंगे। इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा इनको ऐड करने के बाद वो एक सिंगल वैल्यू इस वेरिएबल टोटल एज को असाइन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने एवरेज एज फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? टोटल एज को हम नंबर ऑफ एजेस, कितनी नंबर हैं एजेस के? 10 वैल्यूज़ थी तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये नंबर हमारे पास 5 होते तो हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करते। तो हमने इसको इससे डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवीजन के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। सी लैंग्वेज में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कि कौन सा साइन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हमने डिस्प्ले करवाना है एवरेज एज को यूज़र के लिए, और एवरेज एज ऑफ अ स्टूडेंट क्लास इज़, ठीक है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, डबल कोट्स में आ रहा है। और फिर ये वेरिएबल जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया ये अपनी वैल्यू प्रिंट करवा देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ डमी इंटर करते जाते हैं। ये हमने 10 वैल्यूज़ जो हैं ये इंटर कर दी हैं और यहाँ पे देखें एवरेज एज ऑफ क्लास इज़ 21। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी हमने वैल्यूज़ इनपुट की थी उन सबको ऐड किया है, फिर 10 से डिवाइड किया है और ये हमारे पास एवरेज एज फाइंड होकर आ गई है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था। इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। हमने यूज़र से इनपुट करवाना भी सीखा है और कमेंट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया है जिसमें जस्ट ऐड हो रहे हैं नंबर, उनकी वैल्यूज़ हम असाइन कर रहे हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। और ये भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक वेरिएबल की वैल्यू को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन की मदद से। और इसी तरह हमने वेरिएबल की वैल्यू को किस तरह डिस्प्ले करवाना है वो विदाउट डबल कोट आएगी। आप जब भी एक यहाँ कांस्टेंट स्ट्रिंग से वेरिएबल वैल्यू की तरफ प्रिंट करवाने की तरफ जाएंगे तब भी आपने ये साइन यूज़ करना है। अगर इसके बाद दोबारा हम यहाँ पे
कोई वेरिएबल की बजाय कांस्टेंट स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना चाहें तो फिर हम ये साइन यूज़ करेंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर, जिस तरह लाइक मैंने यहाँ पे यस लिख दिया है, तो अब ये इसकी वैल्यू के बाद यस यहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आप फिर यहाँ पे दोबारा किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर आप ये साइन यूज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे उसने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है और ये सारा कंटेंट मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। और ये देखें उसका प्रोग्राम का सैम्पल आउटपुट, ये उसने वैल्यूज इनपुट करवाई हैं और ये एवरेज एज उसकी प्रिंट हो रही है। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशन, जिस तरह हमने यहाँ पे एक ये एक्सप्रेशन देखा था, ठीक है, नंबर जस्ट ऐड हो रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उसने दिए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वो बता रहा है कि किस तरह आप सी लैंग्वेज में लिखेंगे। उसने एक यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वो कहता है ये सी लैंग्वेज में हम स्क्वेयर तो नहीं लगा सकते, हम किस तरह लिखेंगे। अब स्क्वेयर का मकसद ये होता है कि x मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, अगर स्क्वायर है, अगर क्यूब है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है तो आपको ये चीज़ें इजीली समझ आ जाएंगी। तो हम इसमें सी लैंग्वेज में इसको किस तरह लिखेंगे, a मल्टीप्लाई एक्स, और इसको हम इकट्ठा भी नहीं लिखेंगे। अलजबरा में तो ये ax लिखा हुआ मतलब कि a मल्टीप्लाई एक्स, लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का साइन जो कि स्टेरिक साइन है वो यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे a स्टेरिक एक्स, फिर देन प्लस का साइन एज इट इज़ यूज़ होगा, फिर bx है तो b स्टेरिक एक्स आएगा, bx नहीं यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन c। ये हमारा सी लैंग्वेज के लिहाज से एक्सप्रेशन है और ये हमारा अलजेब्रा के लिहाज से इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट उसने कुछ और एग्जांपल्स दी हुई हैं कि एक तो उसने ये भी बताया है कि आप अपने एक्सप्रेशन को सी लैंग्वेज के अंदर जब आप लिख रहे होते हैं तो उसको आप मोर क्लियर बनाने के लिए, ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए, तो आप क्या करें, आप वहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ कर लिया करें, ठीक है। जिस तरह उसने यहाँ पे इन दोनों के गिर्द पैरेंथेसिस यूज़ की है और इसके भी दोनों तरफ, और देन ये तीनों उसने अलग अलग कर दिए हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये प्लस के बाद सेकंड और ये थर्ड। इसी तरह वो क्या बता रहा है कि यहाँ पे स्टेरिक साइन किसके लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लाई के लिए आप यूज़ करेंगे। एक और है, उसने एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने वही स्टेरिक साइन मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों के दरमियान, ठीक है, ए एक्स को उसने ए स्टेरिक एक्स लिखा है और बी वाई को बी स्टेरिक वाई, और सी जी स्क्वेयर को सी स्टेरिक जी, या हम इसको मल्टीप्लाई पढ़ सकते हैं, सी मल्टीप्लाई जी। तो ये चीज़ उसने फिर नेक्स्ट इसी चीज़ को लेकर उसने आगे कन्वर्ट किया हुआ है कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं पैरेंथेसिस को, लेकिन कंपलसरी नहीं है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड बना देती हैं आपके एक्सप्रेशन को, आपके प्रोग्राम को। ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर उसने एक्सप्रेशन को बनाया हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या पैरेंथेसिस यूज़ करते हुए। मेरा ख्याल है ये आप लोगों के लिए वैसे रीडेबल है, आप इजीली इसको समझ सकते हैं खुद ही रीड करके। और एक चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई है कि एक्सप्रेशंस आर एवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैथ में भी ऐसा ही होता है, प्रोग्रामिंग में भी हम सेम यही चीज़ समझेंगे कि आपका एक्सप्रेशन हमेशा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस तरफ। और नेक्स्ट ये है कि वो कहता है कि अलजबरा के अंदर आपके पास कर्ली ब्रेसेस और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स भी मौजूद होती हैं पैरेंथेसिस के अलावा, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ओनली पैरेंथेसिस, ये छोटी ब्रैकेट जिसको आप लोग कहते हैं, सिर्फ ये होती है, इसमें ये और ये यूज़ नहीं की जाती किसी भी एक्सप्रेशन में। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट दिया गया है ये आप खुद रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, इसमें कोई भी इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यूज़ ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है, और इसके लिए उसने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है और उसको हम यहाँ पे देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ 4 डिजिट इंटीजर फ्रॉम द, हम इसको दोबारा से कमेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वह देखें, कह रहा है कि 4 डिजिट का एक नंबर है और उसको आपने क्या करना है, और उसको आपने यूज़र से इनपुट करवाना है, एंड शोज द डिजिट्स ऑफ द ऑन द स्क्रीन सेपरेटली। उसने बताया है कि आप 4 डिजिट का एक नंबर लेंगे, लाइक 7531, ये एक नंबर है, इसमें 4 डिजिट्स हैं। वो कहता है आप यूज़र से इनपुट करवाएंगे और उसके बाद आपने स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाना है सेपरेटली किस तरह, 1, 3, 5, 7, और एक तो सेपरेट कर रहा है, दूसरा उसने राइट टू लेफ्ट प्रिंट करवा रहा है। ऐसे नहीं कर रहा कि 7 फिर 5 फिर 3 फिर 1, वो इसको इस सीक्वेंस के साथ सेपरेट करके डिस्प्ले करवा रहा है कि लास्ट डिजिट पहले आएगा, फिर सेकंड लास्ट, फिर यहाँ पे, और देन फर्स्ट डिजिट। इसी तरह हमने इस प्रॉब्लम को अब एग्जीक्यूट करना है, इसको हमने इसके अगेंस्ट, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट अपने कोड लिखेंगे। एनालाइज करते हुए वही यही चीज़ें डिस्कस कर रहा है जो कि मैं आपको अभी प्रोग्राम में बता दूंगा, आपको वहाँ से इजीली समझ आ जाएगी कि हम इसको किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये उसका उसने कोड दिया हुआ है प्रोग्राम के अंदर, इसी कोड को लेके हम यहाँ पे जो है अपना प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले देखें, उसने कहा है कि 4 डिजिट नंबर इनपुट करवाना है, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने वो नंबर इनपुट करवाना है, और ये एक डिजिट वेरिएबल लिया है जिसमें हम उसके डिजिट्स को सेपरेट करके साथ साथ प्रिंट करवाएंगे। इसकी वर्किंग देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है, ये हम कमेंट कर रहे हैं साथ साथ
कि प्लीज़ इंटर 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो वो नंबर इनपुट करेगा, तो हम इस वेरिएबल नंबर के अंदर उसको इनपुट करवा लेंगे सीन की मदद से। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सपोज करते हैं हम यहाँ पे यूज़र ने जो नंबर इंटर किया है, मैं यहाँ पे यही चीज़ आपको लेके चलता हूँ, 7531। हम सपोज कर लेते हैं यूज़र ने जो नंबर इंटर किया वो 7531 है, तो हमने सबसे पहले 1 इनपुट वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसने ये एक एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है नंबर और उसका रिमाइंडर ले रहा है 10 के साथ। इसका यहाँ पे पर्पस क्या है मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ। 7531, जब इस नंबर का हम 10 के साथ रिमाइंडर लेंगे तो आप लोगों को पता है जब किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड किया जाए तो उसका लास्ट डिजिट जो है अगर वो 0 नहीं है तो वो एज ए रिमाइंडर गेट होगा। यहाँ पे हमें ये रिटर्न करेगा 1। आप इसको मैथ के लिहाज से कैलकुलेट करके देख लें, आपके पास इसका आंसर हमेशा 1 आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, वो एज ए रिमाइंडर आएगा और ये उसका क्वोशंट रिटर्न होगा। तो ये नंबर हमें यहाँ से हासिल हो जाएगा जो कि इस वेरिएबल डिजिट में सेव करेंगे और फिर उस डिजिट को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम सी आउट करते हैं द डिजिट्स आर, ये हमारी एक जनरल स्टेटमेंट टॉप पे लिखी जाएगी। उसके बाद फिर हम डिजिट, ये नंबर जो अभी 1 हमने यहाँ से गेट किया है, इसको डिस्प्ले करवाएंगे। फिर हम वही बात कि हम दोबारा कैरेक्टर स्ट्रिंग की तरफ आ जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने एक कॉमा डिस्प्ले करवाना है, वो एज इट इज़ प्रिंट करवाना है, तो हम उसको डबल कोट्स में लिखने जा रहे हैं। हमने वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी थी तो विदाउट डबल कोट लिखा है हमने उसको। तो यहाँ पे फिर हमने वो डिस्प्ले करवा दिया। फर्स्ट नंबर 1 इनपुट हो जाएगा और ये क्या प्रिंट करेगा, 1 और उसके साथ कॉमा, एक चीज़ प्रिंट हो गई। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नंबर अभी देखें, हमारे पास जो नंबर है वो 7531 है। हमने लास्ट डिजिट गेट कर लिया। अब सेकंड लास्ट कैसे गेट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इस नंबर को पहले यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। हमारे पास जब ये 753 होगा तो फिर हम लास्ट डिजिट 3 गेट कर सकेंगे। उसके लिए हम ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, तो जब हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों को पता है जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1 क्वोशंट रिमाइंडर है तो इसका क्वोशंट क्या आएगा, ये क्वोशंट आएगा इसका। और ये डिवाइड का जो आपका ऑपरेटर है ये इसका क्वोशंट रिटर्न कर रहा होता है। और क्वोशंट रिटर्न किस तरह करेगा अभी मैं बताता हूँ आपको कि ये नंबर जो है हमारे इंटीजर टाइप के हैं। इसका एक्चुअल आंसर तो हमारे पास ये आएगा 753.1 जब आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे। लेकिन इंटीजर वैल्यू जो है वो होल नंबर को सिर्फ सेव करेगी, इसका फ्रैक्शनल पार्ट इसने इग्नोर कर देना है। आप इसको प्रोग्राम को लिखेंगे आपको समझ आ जाएगी। फ्रैक्शनल पार्ट वो इसमें स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है होल नंबर्स के लिए। तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन से क्या वैल्यू गेट होगी, ये मैंने एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करके दिखाया। 753 ये न्यू वैल्यू होगी इस वेरिएबल, दोबारा हम उसी वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। इसी वेरिएबल को लिया, 10 से डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमें ये हासिल हुआ, उसको दोबारा उसी वेरिएबल में सेव कर दिया, ये नई वैल्यू इसकी होगी। फिर हम यही काम जो कि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था इसी को रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कर रहे हैं 753, ठीक है। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमें क्या मिलेगा 3, क्योंकि लास्ट डिजिट 3 एज ए रिमाइंडर हमें गेट हो जाएगा, वो इस वेरिएबल में आएगा और देन हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या डिस्प्ले हो चुका होगा 1 कॉमा जो है वो पहले डिस्प्ले हो चुका था, इसके आगे 3 एंड देन कॉमा हमारे पास ये आ जाएगा। इसने तो सिर्फ ये डिस्प्ले करवाना है 3 कॉमा, लेकिन ये पहले से डिस्प्ले हुआ होगा, हमारी स्ट्रिंग जो बन जाएगी नई डिस्प्ले होने वाली वो 1 कॉमा 3 कॉमा आ जाएगा। इसी चीज़ को जो कि हमने 2 स्टेप्स यहाँ पे अभी तक समझे हैं, इसी चीज़ को हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास अब जो वैल्यू है या नंबर है 753 है, तो यहाँ से हमने 3 को रिमूव करके ओनली 75 रखना है। तो उस पर्पज़ के लिए फिर हम ये कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा 75.3, ठीक है। और 0.3 जो है वो इग्नोर हो जाएगा ड्यू टू होल नंबर, इंटीजर वैल्यू सिर्फ सेव करनी है तो 75 आएगा। तो यहाँ से फिर हम 75 को क्या करेंगे, यहाँ पे 75 और इसमें हम मॉडुलस साइन यूज़ करेंगे 10, तो हमें क्या मिल जाएगा 5 और ये वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा 5। मैं कंप्लीट डिटेल के साथ आपको ये स्टेटमेंट इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कोड, ताकि आपको ये समझ आ सके। लेक्चर आपका लेंथी हो रहा है लेकिन टॉपिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इसी तरह हमने ये 7 को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम यहाँ से 7 को रिमूव करेंगे 75/10, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा 7। तो फिर हम इसको 7 को यहाँ पे 10 के साथ, अगर आप ये स्टेप ना भी करें तो कोई इशू नहीं, आप डायरेक्टली भी इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं क्योंकि लास्ट हमारे पास डिजिट जो है वो 7 ही बचा है, लेकिन वो फिर भी उसको 10 के साथ रिमाइंडर ले रहा है, तो वो इसको यहाँ पे
ये डिस्प्ले करवा रहा है नंबर को। तो ये हमारा टोटल प्रोग्राम है, इसको हम रन करके देखते हैं, इसका आउटपुट चेक करेंगे 7531, उसी नंबर को एंटर करते हैं जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये देखें 1375, ये उसने नंबर्स को सेपरेट भी कर दिया है और कॉमा भी उसके दरमियान में लगा दिया है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड प्रोग्राम था, हमने इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट इस प्रोग्राम को लिखा है। ये जितने भी कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ या आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रहा हूँ इन वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकें। ये जितना कोड है इसी हवाले से है, तो इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो हम हैंडआउट्स में से इसको कवर नहीं कर रहे, आपने इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे लिए दी गई है, वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक रेडियस ऑफ अ सर्कल फ्रॉम द यूज़र एंड कैलकुलेट द डायमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड डिस्प्ले रिजल्ट। ठीक है, हमने कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वो कहता है कि आपने यूज़र से रेडियस लेना है सर्कल का, और फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है उसका डायमीटर, उसका सर्कमफ्रेंस एंड देन एरिया ऑफ सर्कल। ये तीन चीज़ों को हमने कैलकुलेट करना है, और तीनों चीज़ें आप लोग को पता है, अगर मैथ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता है ये रेडियस की बेस पे ही कैलकुलेशन होती है। तो हम देखते हैं, हम रेडियस ले लेंगे तो डायमीटर फाइंड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सर्कमफ्रेंस के लिए 2 पाई आर होता है इसी रेडियस के साथ, और एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, हमें इसको ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम के अंदर देखें, हमने फ्लोट डाटा टाइप लिया क्योंकि हमारी ये वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, जब हम सर्कमफ्रेंस या एरिया फाइंड करेंगे तो वो ऑब्वियसली पॉइंट में जाएंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है पॉइंट में, तो हम उसी को लेके ये तमाम वेरिएबल फ्रैक्शनल या फ्लोट टाइप के डिक्लेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, रेडियस हमने यूजर से इनपुट करवाना है, और ये 3 हमने कैलकुलेट करके सेव करने हैं, एंड देन इनको डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद देखें, हमारे पास हमने यूजर को मैसेज डिस्प्ले करवाना है, किस पर्पज़ के लिए, कि वो हमें रेडियस इंटर करे सर्कल का। प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल, वो इंटर करेगा तो हम सीन की मदद से इसको इस वेरिएबल में इनपुट करवा लेंगे। और उसके बाद हमने फाइंड करना है ये सर्कल का डायमीटर, तो हम ये पहला फार्मूला जहाँ पे लगा रहे हैं, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r, मतलब कि आप रेडियस को डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डायमीटर फाइंड हो जाएगा। तो उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन लिखा है, रेडियस मल्टीप्लाई 2, तो जो भी हमें इस एक्सप्रेशन से वैल्यू आएगी वो हम इस वेरिएबल में डायमीटर में सेव कर देंगे, वो हमारा डायमीटर होगा। इसकी वैल्यू को डबल से 2 से मल्टीप्लाई करके डबल कर रहे हैं। उसके बाद सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला मैंने आपको बताया था 2 पाई आर होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये है इसका फार्मूला। ठीक है, 2 पाई आर यहाँ तक, तो 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया, पाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि 3.14 कंसिडर की जाती है। और उसके बाद आर रेडियस, वो हमारे पास एक वेरिएबल में वैल्यू मौजूद है, वो हमने यूज़र से इनपुट करवानी है, वो हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं दे सकते, तो यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा 5, 7, 10 उसके अकॉर्डिंग इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और 3.14 यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसकी वैल्यू है, पाई की। तो ये जो भी इस एक्सप्रेशन से वैल्यू गेट होगी वो कैलकुलेट होगी इस वेरिएबल सर्कमफ्रेंस में सेव हो जाएगी, और फिर हम इसको डिस्प्ले करवा सकेंगे। लास्ट वन है हमारे पास एरिया, एरिया फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई उसकी वैल्यू लिख देंगे 3.14, आर स्क्वायर किस तरह लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई आर, 2 टाइम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर कंसिडर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस, यही हमारा आर है जिसको हम रेडियस कह रहे हैं। यूज़र से इनपुट करवाएगी इसकी वैल्यू, जो भी इस एक्सप्रेशन से वैल्यू हमें यहाँ से हासिल होगी वो इसका एरिया होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो हमने वो इस वेरिएबल में डिस्प्ले सेव कर लेना है, फिर हम इसको डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, कैरेक्टर स्ट्रिंग हमारी यहाँ पे लिखी गई एज इट इज़, उसके सामने फिर हम डायमीटर का वेरिएबल प्रिंट कर देंगे। देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे और सर्कमफ्रेंस की वैल्यू इनपुट यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, आउटपुट करेंगे। और लास्ट वन द एरिया ऑफ अ सर्कल, वो हम यहाँ से स्टेटमेंट लिखने के बाद उसको डिस्प्ले करवा देंगे। ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोग्राम है कि हमने रेडियस का जो डाटा है, ये वैल्यू है, यूज़र से इनपुट करवानी है, और उसकी बेस पे हमने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तीनों मैथ के क्वेश्चन सिंपल हैं कि डायमीटर को लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सर्कमफ्रेंस के लिए 2 पाई आर, और एरिया के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंगली लिखते हुए कैलकुलेशन करेंगे, उन वेरिएबल्स में वैल्यू सेव करेंगे एंड देन उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम था, इसको भी हमने यहाँ पे लेक्चर की बजाय प्रैक्टिकली यहाँ पे करके देखा, और मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया है।
लास्ट वन उसने बताया हुआ है कि यूज़ डिस्क्रिप्टिव नेम व वेरिएबल। जी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वेरिएबल के जो नेम रखें। हमने फर्स्ट एक दो प्रोग्राम लिखे थे, वहाँ पे हमने एक्स वाई जी इस तरह लिख रहे थे कि वो अभी फर्स्ट प्रोग्राम था सीखने के लिए। तो अभी जो चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि उसने कहा है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए। उसका मकसद ये है कि आपका जो वेरिएबल जिस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है आप उसको उसी तरह का नेम दें, ताकि जहाँ पे भी आप उसको प्रोग्राम में यूज़ करें तो आपको इजीली पता हो। जैसे हमने ये रेडियस इसका नेम रखा है, तो जहाँ पे भी ये वेरिएबल यूज़ होगा तो हमें कंफर्म होगा कि ये इस वेरिएबल में रेडियस की वैल्यू सेव है। अगर हम इसको एक्स वाई जी रख दे तो हमें नहीं पता होगा कि आपके एक्स में कौन सी वैल्यू सेव है, वाई में कौन सी है, जी में कौन सी है। इसी तरह डायमीटर में हमें पता है डायमीटर सेव है, सर्कमफ्रेंस में सर्कमफ्रेंस है, और एरिया में एरिया। तो ये चीज़ मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड की थी इस प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स की, उसके अंदर भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वन है कि आप कोड को रीडेबल बनाएं, इजी टू अंडरस्टैंड बनाएं। उसके बाद उसने कहा कि पैरेंथेसिस यूज़ करें एक्सप्रेशंस में जहाँ पे रिक्वायर्ड हो, ताकि आपका कोड और एक्सप्रेशन क्लियर हो सके। रीयूज़ ऑफ वेरिएबल फॉर बेटर यूज़ ऑफ मेमोरी, कि आप वेरिएबल्स को रीयूज़ करें। जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने वेरिएबल्स को रीयूज़ किया हुआ है। ये वेरिएबल नंबर जो है इसी को हम इसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहे थे और दोबारा वैल्यू उसी में सेव कर रहे थे। अदरवाइज़ हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल बनाते, लेकिन हमें इस पहली वैल्यू की, जैसे देखें हमारे पास अगर वैल्यू है 753, तो हमने नई वैल्यू अगर 75 गेट करनी है, 3 यहाँ से रिमूव करना है, तो हमें इसको सेव रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोबारा हमने इसको कहीं यूज़ नहीं करना। तो हम नई वैल्यू 75 जो अगर होगी तो वो इसी वेरिएबल में दोबारा सेव करवा देते हैं। ये उसका रीयूज़ आ जाता है वेरिएबल का। आप चाहें तो नए वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है टेक केयर ऑफ डिवीजन बाय जीरो। हमारे एक्सप्रेशन में इस चीज़ का लाजमी आप ख्याल रखें कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड जीरो से नहीं करेंगे। ये रन टाइम एरर आपको अकर करेगा, रन टाइम एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम में, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और लास्ट वन ये है कि एनालाइज द प्रॉब्लम प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट कोडिंग। पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें। जिस तरह मैं आपको यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिवाइड करके उसको पार्ट्स में कि क्या क्या चीज़ें एनालाइज करते थे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम स्टार्ट करते थे। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का 4th लेक्चर था। अभी एंड पे मैं एक चीज़ और आपको गाइड करने वाला हूँ, वो ये है कि जितना भी मेरा कंटेंट इस स्पेसिफिक किसी भी लेक्चर से रिलेटेड होता है वो उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ये हमारी सीरीज़ है, प्लेलिस्ट मौजूद है, और ये लास्ट 3rd लेक्चर था हमारे पास। इसकी आप डिस्क्रिप्शन ओपन करें, ये वीडियो ओपन हो गई है, डिस्क्रिप्शन ओपन करें तो यहाँ पे नीचे मैंने लिंक्स दिए होते हैं। जैसा कि यहाँ पे इसका हाईलाइटेड हैंडआउट्स का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जितने कोड मैंने आप लोगों को लिख के दिखाए थे, या आज का प्रोग्राम जिस तरह मैं लिख रहा हूँ 3 प्रोग्राम्स हैं, इनके मैं इस तरह नीचे लिंक दे देता हूँ ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकें। आप इन लिंक्स पर क्लिक करें, ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसको ओपन होने दें मैं ताकि आप लोगों को शो करवा दूं। ये देखें, मैंने पहले 5 प्रोग्राम लिखे थे कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, वो सारे मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप इनको भी यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ये इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, कोई चीज़ आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, तो आप कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे कमेंट करके मुझे रिप्लाई करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके फीडबैक का रिस्पॉन्स दूँ। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।